आप देख रहे हैं ईसार राना स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा। ईसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल मेरी दुआ है कि आप शाद रहें, आबाद रहें, ढेरों खुशियाँ आपको अल्लाह ताला अता फरमाए। आज हफ्ता है 21 ज़िलक़द, 9 मई और 27 विसाख है। 9 मई बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन, मैंने कल भी कहा था कि 9 मई का जो दिन है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और इस 9 मई के नाम पे जो कुछ भी पीटीआई के साथ हो गया या हो रहा है वो इट्सेल्फ एक अलग से एक हिस्ट्री है। 9 मई पे जो कुछ भी हुआ मैं उसे पूरी तरह कंडेम करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस सतह पे नफ़रत नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ मुसलसल एक ही बात कहे जा रहा हूँ कि इस सारे मामले का एक दफ़ा दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। अब फ़ौजी अदालतों से, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं, लेकिन अभी तक 3 साल गुजरने के बावजूद भी मामलात अपनी जगह पे वैसे ही कायम हैं। तो पीटीआई ने इस कहा था मुतालबा, लेकिन मैं एक आज़ाद इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे मैं भी ये मुतालबा करता हूँ कि अगर हम एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक वो बनाए, चाहे यही जज हों, ये जो सारे जितने जज हैं यही हों, और उन्हें आज़ाद एक इंक्वायरी का मौका दिया जाए, एक जुडिशल कमीशन बना के। आई थिंक सो कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी सियासत एक इस नुक्ते पे आके ठहर गई है। मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं ये साथी तौर पे समझता हूँ कि जो भी उस दिन हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इसकी एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा पता चल जाए तो जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें सज़ाएँ मिल जानी चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम माजी में नज़र डालें तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद, उनकी शहादत के बाद उनके साहबजादे ने जुल्फ़िकार बनाई, और फिर मुझे याद है सलीमुल्ला टीपू नाम था उस लड़के का जिसने पाकिस्तान का तैयारा अगवा किया, अफ़गानिस्तान लेके गया, उसमें मौजूद हुकूमती एहलकारों को उसने कत्ल भी किया। बाद में वो सुना कि वो भी कत्ल हो गया था। लेकिन ये बहुत भयानक हिस्ट्री है हमारी माजी के अंदर अगर देखे जाए। इवन ये मोस्ट रिसेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे हमला तो अपनी जगह पे है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल सज़ा हुई इस बात की कि उम्र कैद हुई थी कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा जो है वो अगवा करा लिया था, और उसके इस वाक़े के पीछे पूरी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी। लेकिन उसके बाद उन्हें सज़ा हुई, और सज़ा होने के बाद बीच में अमेरिका पड़ा और सऊदी अरब पड़ा और उनकी जान बच गई। हमारी अदालतों के फ़ैसले बस इतने ही हैं। कहा यह जाता है कि जब ये केसेस चल रहे थे तो अमेरिकन को ये खौफ हो गया कि कहीं मियां नवाज शरीफ साहब को ये अदालतें जो हैं फांसी ना दे दें। तो कहते हैं कि जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए पाकिस्तान स्टे किया था, तो जब वो वाशरूम गए, ये मैंने पढ़ा है, तो परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस इरशाद हसन थे, उनको इशारा किया काका उधर। वो उनके पीछे पीछे गए और वहाँ जाके उन्होंने बातों बातों में कहा कि हम ऐसा फांसी वांसी देने नहीं जा रहे। उन्होंने आका को बता दिया कि आका आप ज़रा टेंशन ना लें, और फिर वो बाद में आपने देखा कि 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के ऊपर जिस तरह के केसेस बने हैं और उसके जो मुद्दे हैं, उस पर मुझे हंसी आती है कि एक ही पुलिस वाला है, वो 3 मुकदमात में कहता है मैं टेबल के नीचे था, कहता है मैं चक्री पे था, वहाँ सुना, फिर पता नहीं एक मियाँ वाली में सुना। कल ही बंदा, वो रूहानी ताकत होगी। एनीवे मैं ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं बस इतना ही सेफेस्ट कह सकता हूँ कि उसके बाद पंजाब में जो जुल्म की दास्तान लिखी गई, जिस तरह लोगों के घर उजड़े, जिस तरह लोगों ने अपने घर बार बेच के अपने बच्चों की ज़िंदगियां बचाईं, जिस तरह घरों के अंदर पुलिस घुसी, जिस लेवल पे तोड़ फोड़ हुई, जिस लेवल पे बर्बरियत हुई, अभी नहीं बोलेगी तारीख, कभी तो बोलेगी, इसके ऊपर ज़रूर बोलेगी। मैं भाई इतने ही 9 मई के हवाले से कहना चाह रहा था। लेकिन आज के जो मेरा वीलॉग है वो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कल इजलास की सदारत की, जिसमें गिलगित आज़ाद कश्मीर के टिकट्स के हवाले से
उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह किए। यहाँ से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी जंग शुरू होने जा रही है और इसका बेनिफिशरी पीटीआई भी हो सकती है, लेकिन चूंकि इस सिस्टम में पीटीआई के लिए सुर्ख दायरा है तो शायद ना भी हो। लेकिन बहरहाल पीटीआई के पास एक मौका है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर असम्बलियों के अंदर एक दफ़ा, क्योंकि पिछला जो जलसा हुआ है आज़ाद कश्मीर में पीटीआई का, वो कहते हैं तारीख साज जलसा था, अभी चल रहा है, तो इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले एहसन चट्टा साहब हैं जिन्होंने, वो आयरलैंड रहते हैं शायद, उन्होंने वहाँ से एक मेरे उस पे वीलॉग किया। मैंने ये क्या कहते हैं आईपीपीज़ के हवाले से एक वीलॉग किया जिसमें मैंने कहा कि 26 जो हैं आईपीपीज़ वो शरीफ फैमिली के हैं। लेकिन उसी शाम मैंने अपनी तस्दीक की कि मुझे जो किसी ने ये भेजा था वो गलत भेज दिया था। आई थिंक कि 26 नहीं है, हाँ उनके दौर में 26% जो है आईपीपीज़ लगे। ज़ाहिर है हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है सम टाइम आगे भी, लेकिन मैंने उसी दिन उसके बाद एहसन चट्टा साहब ने एक वीलॉग किया और उसमें मुझे को 8-10 मिनट के अंदर बहुत गंदी गालियाँ दी, माँ बहन बेटी की गालियाँ और शदीद किस्म की, मतलब मैं समझता हूँ कि कोई शरीफ आदमी उसको 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं सुन सकता। और बेशतर दोस्तों ने मेरे यही कहा कि हम 1 मिनट भी नहीं सुन सके, और मैं तो मुझसे कसम ले लें कि मैंने वो सुनी ही नहीं है। और उसके बाद भी उन्होंने जारी रखा। अभी आज भी मेरे एक ट्वीट के ऊपर उन्होंने नीचे जाके मुझे धमकी दी कि क्या कहते हैं थोड़े दिन वेट कर ले, तुझे मैं बता दूंगा। तो मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया कि इस पर मुझे क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे यही कहा कि आप एक लीगल एक्शन करें। आपको याद होगा कि मैंने जवाब में जो वीलॉग किए उसमें कोई गाली नहीं दी, कोई गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने एहसन चट्टा साहब की बहनों, वालदा और बेटियों को मैंने कहा कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी वो इस एहसन चट्टा की माँ जो है वो ज़ाहिर है एज में हमसे थोड़ी सी आगे बड़ी होंगी, वो मेरी बहन है। और मैंने ये मुसलसल 2-3 दफ़ा वीलॉग किए और उसमें ये कहा, और आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि एहसन चट्टा से मेरे जो भी मामलात हों, लेकिन मैं उसकी फ़ैमिली की ख़वातीन की दिल से इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन मैंने मोहम्मद अज़हर सदीक एडवोकेट साहब के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहसन चट्टा को 1 अरब रुपये हर्जाने का कानूनी नोटिस जारी कर दिया। और उसमें मैंने क्या कहते हैं पीका आर्डिनेंस और दीगर कवानीन के इतलाक़ के लिए मैंने कहा है, और इसमें मैंने जो मुतल्लिक़ा अथॉरिटीज़ हैं उन सब को भी दरख्वास्त दे दी है कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। और क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता जो ये समझ लें कि आप जैसे कानूनी तौर पर महज़ब ज़बान में कहा जाए कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकता। मेरा पूरा लाइफस्टाइल अगर आप उठा के देख लें तो उसमें मैंने कभी भी किसी को गाली के जवाब में गाली नहीं दी है। लेकिन जितना एहसन चट्टा साहब ने मेरे पे किरदार कुशी की, गालम गलोच की, बहुत गंदी बिलो द बेल्ट बातें की, तो मेरे पास एक ही था कि मैं अदालतों से रुजू करूं। और मैंने उन्हें दरख्वास्त दे दी है कि जनाब मुझे एहसन चट्टा साहब मुसलसल गालियां दे रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जो ट्वीट के नीचे किया मैंने आपको दोहरा दिया। तो मैंने एक लीगल एक्शन लिया है। अब मैंने देखना है कि हमारी अदालतें जो हैं वो इस हवाले से क्या रवैया अपनाती हैं। मैंने तो अदालतों का दरवाज़ा खटखटा दिया है। मैंने नवाज शरीफ साहब की और बात की थी, मैं उस तरफ आता हूँ। और ख़लीज की सूरत हाल तो आपको पता ही है। मैंने आपको कहा कि ये डेडलाइन आज रात है, और अमेरिकन्स का ये कहना है कि आज रात अगर ईरानियों की तजावीज़ हम तक नहीं आई फ़ाइनल तो फिर कल तो काम शुरू हो जाएगा। आज वहाँ पे कांग्रेस के अंदर साड़ी बल्ले बल्ले हुई है, वो एक करारदाद भी पेश हो गई है हमारे खराज तहसीन की। और ट्रंप ने भी एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब की बहुत तारीफ़ की है, और जेडी वेंस ने भी मेरा ख्याल की है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपना पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह मामला सुधर जाएँ, लेकिन सुधरने में आ नहीं रहे, क्योंकि दोनों फरीक ईरान भी और अमेरिका भी वो कुछ ऐसे मुतालबात पे खड़े हैं जहाँ से वो पीछे कोई भी दोनों में से नहीं होना चाहता। वो यूरेनियम लेना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहते। यही वजह है कि कल सारा दिन जो है
खलीज के अंदर भी जंग चलती रही, क्या कहते हैं, ईरानियों ने वो बाकायदा हमला किया, अब बैलिस्टिक मिसाइल से यूएई पे हमला हुआ, वहाँ पे बंदे ज़ख्मी हुए, जवाब में अमेरिकन ने भी खलीज में कुछ किया, फिर ईरानियों ने भी किया। तो हनूज़ मुझे ऐसा लगता है कि दिली दुरुस्त और क्या कहते हैं, अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है इस बात का कतन भी कि आने वाले दिनों में ये मामला कहाँ जाएंगे। 15 से पहले शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जब ट्रंप जो है वो चीन जाने लगे। नवाज शरीफ साहब की ज़ेर इजलास हुआ, उसमें उन्होंने टिकटें फाइल की। अब यहाँ से समझिए कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत ही ख़त्म कराई गई, कश्मीर में हुकूमत ही ख़त्म कराई गई, और उसके बाद जिस तरह अदम एतमाद आई, जिस तरह सारा कुछ हुआ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कई दिन मामलात लटके रहे, और पीपल्स पार्टी ने पूरा जोर लगा के दोनों जगह पे कब्ज़ा किया। अब नून लीग ये कहती है कि जी इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमने दोनों लेने, वो कहते साड़ियाँ मौजा लगी ने, साड़ी अदालतां साड़ियाँ, सिस्टम साडा, हर चीज़ हमारी। तो पीपल्स पार्टी के चक्रां च भी पहले ही इन्होंने पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल करके ये दोनों जगह ले ली थी। 27वीं तरमीम के ऊपर ब्लैकमेल किया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन इस बार कहते हैं 28वीं तरमीम आई तो नून लीग को पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत नहीं है, और इस बार इस सिस्टम के अंदर भी पीपल्स पार्टी की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही है। आपने देखा होगा कि इस सारे सिस्टम में आसिफ अली जरदारी को जैसे दूध में से मक्खी निकाल के ऐसे फेंक देते, ऐसे फेंक दिया गया है, और पीपल्स पार्टी इस पूरे सिनेरियो में आपको कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। असल जंग जो अब शुरू होने जा रही है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक नई जंग शुरू होने जा रही है, और आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर वही फिर अली बाबा 40 चोर, मिस्टर 10%, नवाज शरीफ चोर, जरदारी को मैं घसीटूँगा। शहबाज शरीफ साहब इस बार ये नहीं कहेंगे क्योंकि अभी सदर और वज़ीर आज़म का इशू चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो तक मुझे फीलिंग है वो ये कि जरदारी साहब की सेहत इस काबिल नहीं है। तो मैं माइट भी कि अगर वो ज़रा सा भी पीछे हुए तो फिर काम कितने चले जाए। मुझे पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जरदारी साहब ने तो खींच तान के जो चलाना था चला लिया। बिलावल भुट्टो नहीं चला सकता। बिलावल भुट्टो ने जब भी अपनी मर्ज़ी से चलाया, याद रखिएगा, काम किसी और पास से टूट पेगा। मुबारक हो जी, IMF ने आपको जनाब अली एक $1.2 बिलियन की किस्त दे दी है। माशाल्लाह, भंगड़े पाओ, गिद्धे पाओ, ठीक है, हुन मौजे ही मौजा चार चफेरे, ठीक है। फ़कीरों के घर कोई फिर खैरात दे गया, लेकिन ये खैरात नहीं है, यह सूद नाल वापस करनी है। तुसी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर इन दो जमातों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कैसे किया। 1980 के आखिर में पाकिस्तान और इंडिया दोनों आलमोस्ट एक ही तरह की सिचुएशन का शिकार थे। कहा यह जाता है कि इंडियंस ने तो अपना सारा सोना जहाज़ में भर के बरतानिया भेज दिया कि हम ये गिरवी रखवा के पैसे ले लेंगे। इसी दौरान नरसिम्हा राव वहाँ वज़ीर आज़म बने, यहाँ पे नवाज शरीफ बने, और उसके बाद नवाज शरीफ IMF के पास चले गए। नरसिम्हा राव ने कहा कि नहीं, हम अपने तौर पे अपने चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। इंडिया हमारा दुश्मन है, लख लानत, 100 बारी हो देते लख लानत, जदों साडे टकराएगा जुतियाँ खाएगा। हमने अभी भी उसको जूतियाँ मारी हैं। 1 साल मुकम्मल हुआ है, पाक फ़ौज ने उसको ना बता दिया कि तेरी औकात क्या है, लेकिन उनकी लीडरशिप ने अपने मुल्क को गिरदाब से निकाला, और आज कोई माने ना माने वो इक्तिसादी कुव्वत है। बिलियन डॉलर्स उसका इकॉनमी है, उसके एक्सपोर्ट बिलियंस डॉलर में है, ठीक है। उसके ऊपर कर्ज़ा आप देख लें क्या है, IMF का वो मोहताज नहीं है। हमारा आलम यह है कि ये IMF से पीपल्स पार्टी 10 दफ़ा IMF के पास जा चुकी है, मुस्लिम लीग नून 4 दफ़ा, उन्हें बीच पालो तो 5 दफ़ा, 15 दफ़ा ये दोनों जमातें जो हैं 1975 से लगाओ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेके 50 साल आलमोस्ट में ये 15 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं, और वो कर्ज़े हम पे चढ़ते गए, हमारे बच्चे मकरूज़ होते गए, और इनके बच्चे खरबोपति होते चले गए। अब ये हम 16 दफ़ा गए तो क्या आप समझ रहे कि कोई खुशहाली आ जाएगी इससे? अभी तो हमने $2 अरब UAE के किसी से उधार लेके उसे वापस किया, लेकिन जिनसे उधार लिए उनको भी अभी हमने उस पर सूद देना है अपने ब्रादर मुल्कों को। अब IMF ने क्या किया, आते ही उन्हें कहा ये 200 यूनिट देते जी सब्सिडी देंगे, ऐ तो मुकाओ ना तुसी, सब तो पहला काम ही है करो,
ए सब्सिडी मुकाओ, गरीब तो मर गए। आईएमएफ ये क्यों नहीं कहती कि ये जिन लोगों को हज़ारों यूनिट बिजली मुफ्त देते हैं, जिनको इलाज के लिए हम मुफ्त पैसे देते हैं, जिनको गैस मुफ्त मिलती है, जिनको रिहाइश मुफ्त मिलती है, जिनको गाड़ियाँ मुफ्त मिलती है, उनके ऊपर पाबंदी लगाओ। वो गरीबन को कत्ल कर दिया, इसलिए कि आईएमएफ एक टूल है मुख्तलिफ ममालिक को अपना ग़ुलाम बनाने का। अगर वो सही पॉलिसियाँ दे दे तो मुल्कों को ज़रूरत क्या है आईएमएफ की? आईएमएफ अब इस जोगा हो गया कि हम एक हुकूमत अपने जो क्या कहते हैं अवाम है उससे रिलीफ नहीं दे सकती क्योंकि आईएमएफ नहीं चाहती। तो प्रैक्टिकली तो हम आईएमएफ के गुलाम हो गए ना, कि उसकी मर्ज़ी के बगैर हमारी कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। बजट हमारा कहते हैं आईएमएफ बना के देता है, हमारे कोई मुआशी पॉलिसी नहीं। हमारा वज़ीर ख़जाना हमेशा बाहर से आता है, आईएमएफ की मर्ज़ी से आता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने यहाँ तक हुआ है कि उन्होंने अपने चुनिंदा बंदों को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया। मोइन कुरैशी क्या थे, वो कहाँ से आए थे? फिर ये शौकत अजीज़ ये कहाँ से आए थे? उनके मुलाजिम थे। सो पाकिस्तान को अब समझ लें कि पेट्रोल अब सब्सिडी शायद अगले 12 घंटों में जब आपके तक जाए तो बढ़ चुकी हो, तो पेट्रोल महंगा होगा। अभी आप देखिएगा कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो है वो आने वाला है। ये सब्सिडी ख़त्म होने के बाद वो नया सिस्टम आएगा, सोशो इनिशिएटिव फला टींग ये वो जदों आएगा उदों दी गल हैगी है। वो एक बंदा सी ना जिहड़ा पागल अडियाला ही बैठा है, वो आईएमएफ वाले नाल ही लड़ पिया सी और मजबूरन हमें अपना वज़ीर ख़जाना वहाँ से वापस बुलाना पड़ा था। आईएमएफ वाले ने कहा इहदे नाल असीं गल ही नहीं करनी है, इससे अंदाज़ा कर लें। लेकिन बहरहाल बस ठीक है भाई, क्या कह रहा है, जाते जाते मुबारक हो जी। मेयर कराची वो वहाब साहब जो हैं वो मोटरसाइकिल पे गए हैं, इलेक्ट्रिक में मोटरसाइकिल चलाते हुए पार्लियामेंट तक गए हैं, उन्हें बहुत मज़ा आया, लेकिन उन्हें हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि कानून जो है वो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए जो हेलमेट नहीं पहनेगा उनको उनका चालान भी हो जाएगा और उनको जनाब अली ज़िंदगी भर उनके ऊपर लकीर लग जाएगी और इधर कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, ये तो अब इदारों ने बताना है, ये तो वहाँ की इंतज़ामिया ने बताना है कि जब एक वीडियो भी आ गई बगैर हेलमेट के चलाते हुए तो चलो उनके मोटरसाइकिल का चालान नहीं हो सकता तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई हो सकती है। उन्हें एक नोटिस ही दे दिया जाए कानूनी तौर पे कि भाई ये आपने हेलमेट के बगैर चलाया। आप एक शहर के मेयर हैं, यानी आप उस शहर का असल फेस हैं, तो जो फेस शहर का खुद कानून की पासदारी नहीं कर रहा, अब आम ने क्या खाक करनी है उसकी। शाम को मेरा एक व्लॉग आ रहा है 9 मई के ऊपर और एक हमने एडवोकेट साहब हैं उनका आप ज़रूर देखिएगा और आप सुन के आप लरज़ उठेंगे। अस्सलाम वालेकुम।